बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च यानी बुधवार से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 6 मार्च को राज्य का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे। चुनाव से पहले यह भूपेश सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, लिहाजा जनता भी आस लगाए बैठी है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन बजट सत्र के लिए जो तैयारियां बीजेपी ने की है उसके आसार यह हैं कि सत्र हंगामेदार रहेगा। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का बिगुल बज चुका है। बुधवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 6 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करने वाले हैं। पूरे बजट सत्र की बात करें तो 1 मार्च से 24 मार्च तक छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चलेगा। इसमें होली की छुट्टियां भी आएंगी। 24 दिन के सत्र में कुल 14 बैठकें होनी हैं। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है ऐसे में यह बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। अलग अलग वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से इस बजट का इंतजार कर रहे हैं। बजट से उम्मीदों की बात करें तो अलग अलग कर्मचारी संघ टॉप लिस्ट में है। वहीं चुनावी साल के बजट सत्र को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने मुद्दों की लंबी लिस्ट बनाई है। कानून व्यवस्था, नशा, लूटपाट की घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हाथी और इंसान के बढ़ते टकराव और इससे हो रहा नुकसान, साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी। 1 मार्च से 24 मार्च, जिसमें होली की छुट्टी है, विधानसभा का सत्र लगेगा। और इस सत्र में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन लगाए हैं, प्रश्न लगाए हैं। उसके साथ में ध्यानाकर्षण स्थगन। जिस प्रकार से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल, अवैध नशों का कारोबार, बढ़ती हुई अनाचार की घटनाएं और उसके साथ में लूटपाट की घटनाएं, किशोरों में जो अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपराध में अवैध नशे का कारोबार जो छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है, और जिस प्रकार से किसानों को आज भी चौथी किस्त की राशि नहीं मिली। विपक्ष ये भी कह रहा है कि विधानसभा का सत्र छोटा रखा गया है। हालांकि सरकार का तर्क ये है कि सत्र सार्थक होना चाहिए, बोझिल नहीं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि चर्चा के बजाय विपक्ष हल्ला मचाता है। मुझे लगता है कि बजट सत्र के लिए पर्याप्त दिन है। छत्तीसगढ़ से 3 गुना बड़ा मध्य प्रदेश, वहां भी बजट सत्र 13 दिवसीय है। 13 सिटिंग का ही बजट सत्र है। छत्तीसगढ़ में भी 13 सिटिंग का बजट सत्र है। तो ये अभी परिस्थितियां जो हैं, अप्रैल के पहले 30 मार्च के पहले बजट पारित होना है, और होली और नवरात्रि की छुट्टियों का अगर हिसाब करें तो मुझे लगता है बजट सत्र की यही अवधि पर्याप्त है। जब अच्छी सार्थक बहस होगी तो यहाँ की परंपरा रही है कि विधानसभा की जो अवधि होती है 5 बजे शाम के बाद, हम लोग 11-12 बजे रात तक की भी बैठ करके डिस्कशन किए हैं। मैं प्रतिपक्ष से इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हित में सार्थक चर्चा हो। हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल में यह राजनीतिक मुद्दा भी है। इस लिहाज से अनियमित कर्मचारियों की निगाहें बजट पर हैं। बहरहाल ये 6 मार्च को पता चलेगा कि सरकार के पिटारे में किसके लिए क्या है, लेकिन इतना तय है कि बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठी है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। तो बजट सत्र है। वजह यह भी है कि चूंकि ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, फिर सरकार को चुनाव में जाना है। यह भी एक वजह है कि दोनों पार्टियां, दोनों राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। यह भी एक बड़ी वजह है कि सत्र हंगामेदार रहेगा। चुनावी साल है, लिहाजा बजट से उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीद है। पिछले साल किसी तरह का कराधान, कोई टैक्सेशन, किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था इससे पहले, और यही उम्मीद इस बार भी है। कर्मचारी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बने हुए हैं और एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बने हुए हैं। कल से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 6 मार्च को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। यही परंपरा डॉक्टर रमन सिंह के टाइम भी थी। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर वित्त मंत्री बजट भी पेश किया करते थे, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट का बिगुल बज चुका है। अब इस बिगुल से क्या निकल कर आता है,
किसके लिए सीटी है, किसके लिए बीप है, यह भी एक बड़ा सवाल बना रहेगा। 6 मार्च को बजट पेश किया जाना है। चुनावी साल होने की वजह से उम्मीदें ज्यादा। कानून व्यवस्था सरकार के लिए चुनौती, विपक्ष के लिए मुद्दा। कर्मचारियों का आक्रोश सरकार के लिए चुनौती, विपक्ष के लिए मुद्दा। आपने यह भी देखा शिक्षकों की जो विधवा है वो लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो लगातार इस बजट सत्र पर निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली का हमें रुख करना होगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस स्टेज पर मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। सीबीआई ने गिरफ्तार किया सिसोदिया को तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, कथित शराब घोटाले को लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। इसी गिरफ्तारी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम तो नहीं सुनेंगे, और इस मामले में तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इस वक्त पर, मतलब इस स्टेज पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, यह कहना है अदालत का। यह भी कहा गया है अदालत की तरफ से कि आप जमानत लेने के लिए पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे इस तरह से सुप्रीम कोर्ट आना। तो ये एक बड़ा अपडेट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने कहा फिलहाल हम नहीं सुनेंगे। तो लगातार बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है, लेखा जोखा पेश होना है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। धनंजय सिंह ठाकुर, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश है बीजेपी का भी रिएक्शन हमें मिले। ठाकुर साहब का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले ठाकुर साहब, बजट आप लाने वाले हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, क्या कुछ इस बजट में नजर आने वाला है? 1 लाख करोड़ से जाहिर तौर पर ऊपर ये पहुंचेगा। ठाकुर साहब। निश्चित तौर पर ललित जी देखेंगे, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के इस कार्यकाल की अंतिम बजट है और राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 22 साल हो गए राज्य निर्माण को। इस राज्य निर्माण के बाद का सबसे बड़ा बजट है, विशाल बजट है और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट सामने आएगा। इसमें किसानों के भी आने वाले भविष्य के विषय में रणनीति बनाई गई है। इसमें युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में, यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनकी भी चिंता और उनके भी विषय पर यहाँ पे बटन काफी, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो आदिवासी वर्ग है, उसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा जो 30 त्योहारों के संरक्षण को लेकर उसमें काम किया जाएगा। इस बजट में वन से संबंधित मसले हैं, पर्यावरण से संबंधित मसले हैं और भी अनेक जो योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से इस बजट के माध्यम से जनता के बीच जाएगी। और ये बजट जो है छत्तीसगढ़ को, जो हमने नवा छत्तीसगढ़ बनाने का जो लक्ष्य रखा है और जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जितनी भी हमारी बजट आई है उसमें हर वर्ग को लाभ मिला है और इस बजट में भी छत्तीसगढ़ एक मजबूत छत्तीसगढ़ बनेगा देश के सामने में। और जो युवाओं को 15 लाख रोजगार मिशन के माध्यम से देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके भी डिजाइन इसमें आपको मिलेगा। जी जी जी, क्या कुछ खास रहेगा इसको लेकर भी आगे मैं आपसे और सवाल करूंगा। उमेश घोरमुड़े साहब, बीजेपी नेता, वो हमारे साथ जुड़े। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत। बजट आने वाला है, राज्य का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। क्या कुछ आपकी उम्मीदें
या आलोचनाएं? जी देखिए, इस सरकार का ये आखिरी बजट है और जिस प्रकार से बीता 4 वर्ष रहा है या है, जिस प्रकार से बीते 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा हाथ लगी है और विपक्ष में होने के नाते लगातार, चाहे बजट सत्र का विषय हो या अन्य सत्र का विषय हो, लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को वहां से उठाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से हर सत्र में यह सरकार भागती रही है और पिछले 4 बजट की अगर हम तुलना करें तो वर्तमान में भी मुझको लगता है कि निराशा छत्तीसगढ़ के जनता के हाथ लगने वाली है। यूं तो इस सरकार का यह अंतिम बजट है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो 2018 के अंदर में तमाम वादे किए थे, उन तमाम वादों पर गोरवड़े साहब, के लिए आपके पास ये अंतिम मौका है। आप हर बार कह रहे हैं कि ये अंतिम बजट है, तो इसे आखिरी पूर्ण बजट सरकार का माना जाए या कांग्रेस की सरकार का ये आखिरी बजट माना जाए? कोई इशारा दे रहे हैं क्या आप? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का बीता 4 वर्ष बीता है निराशाजनक, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस का इस प्रदेश से विदाई तय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बजट है ये कांग्रेस की सरकार का आखिरी बजट है और इसलिए मैं इनसे आग्रह करता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने वादे किए थे, अभी कर्मचारियों का जिक्र मैं सुन रहा था धनंजय जी को, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनसे आपने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। आपके 4 बजट निकल गए हैं साहब, ये आपका आखिरी बजट है। ये वजह क्या है? थोड़ी तो गोरवड़े साहब, वजह क्या है? आप कह रहे हैं 4 साल से निराशा है, उपचुनाव के नतीजों में यह निराशा दिखती नहीं है। कई ऐसी माइलस्टोन योजनाएं हैं जिनका खुद प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं, कई राज्य उन्हें अपना रहे हैं। यह निराशा थोड़ी सी साफ करिए। जी गोरवड़े साहब, यह निराशा जो आप कह रही है थोड़ा साफ करिए। न उपचुनाव के नतीजों में यह दिखती है और खुद मुख्यमंत्री की तारीफ भी हो रही है। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। बार बार उपचुनाव का जिक्र होता है और उपचुनाव के अंदर में आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, काफी लंबे अरसे से आप भी राजनीतिक तौर पे पत्रकारिता जगत को देख रहे हैं। स्वाभाविक एडवांटेज सत्ता पक्ष को रहता है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम उपचुनाव हुए हैं उनमें किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है, क्या क्या हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। मैं उससे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान में जो हालात दिख रहे हैं, आज कर्मचारी संगठन, तमाम कर्मचारी संगठन जाकर के हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि उन कर्मचारी संगठनों की ये बात करें। इन्होंने वादा किया था जितने भी जो कर्मचारी हैं, जो तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, ये तमाम कर्मचारियों की सुध लेंगे, तमाम अनियमित कर्मचारियों को ये नियमित करेंगे और किसी को भी रोजगार से बाहर नहीं निकालेंगे। ये तमाम कर्मचारी, अगर अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को अगर हम काउंट करें तो ये 5 लाख कर्मचारी अपने आप में होते हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि इनके लिए हम सकारात्मक पहल करेंगे। 10 दिन का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। अब तक ये वित्त विभाग में इस बात की जानकारी नहीं लेते हैं कि कितने कर्मचारी अनियमित है, कितने कर्मचारी संविदा है, कितने कर्मचारी ठेके पे हैं। लेकिन ये केवल और केवल झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं। ये 5 लाख कर्मचारी, 57 संघ जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनके अंदर ये निराशा है जो आने वाले 23वें चुनाव में साफ तौर पर दिखेगी। और कल की बात मैं करूं तो इस प्रदेश के अंदर में जो संविदा की जो मांग कर रही थी मेरी बहन, उसने अपने सिर उड़वा करके इस पर इसी पर मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, कर्मचारियों का। हाँ ठीक है घोरमोड़े साहब, अब जवाब लिया जाएगा। ठाकुर साहब, कर्मचारियों का आक्रोश, लगातार बढ़ता आक्रोश, यह मैं हमेशा आपसे सवाल करता हूं कि आपके लिए चुनौती है और महिलाएं, विधवा महिलाएं, उन्हें मुंडन कराने की नौबत आई है। किसी तरह का कोई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया नहीं गया। ठाकुर साहब देखिए, अगर हमारे प्रदेश के महिला बहनें जो आंदोलन कर रही है और उनको मुंडन कराना पड़ा है, इसके लिए पूर्ववर्ती रमन सरकार जिम्मेदार है, स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। समझिएगा, वो कहाँ के कर्मचारी थे? वो पंचायत विभाग के कर्मचारी थे, जिसका संविलियन शिक्षा विभाग में करने के बजाय रमन सिंह की सरकार ने पंचायत विभाग के जो शिक्षकों की जो व्यवस्था है उसकी उसको खत्म कर दिया
और उनका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता है। किस मुंह से बात करते हैं भाजपा के नेता बैठ के? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 5 लाख संविदा कर्मी है, 5 लाख अनियमित कर्मचारी है, 5 लाख कर्मचारी ऐसे। अरे भाई, तो ये 5 लाख लोगों के जो रोजगार को बेचने का जो काम किया था ना, वो आरएसएस भाजपा की रमन सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया है और हम हर विभाग से अनियमित कर्मचारियों की सूची मंगा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भूपेश बघेल जी की सरकार है जो कहती है उसको पूरा करती है। आप निराशा की बात कर रहे थे ना ललित जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में निराशा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हुआ है और जब किसान खुशहाल होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पसीने निकलते हैं। निराशा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ठाकुर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा। तकरीबन 84,000 करोड़ का कर्ज, ये बजट का तकरीबन बैठता है 87%। 400 करोड़ के आसपास तो मेरा ख्याल है कि ब्याज ही जा रहा है हर महीने। कैसे बनेगा बजट ठाकुर साहब? बढ़िया बात आपने कहा है। इस 84,000 करोड़ के बजट के पीछे भी देखेंगे तो 41,000 करोड़ का रमन सिंह का पाप है, रमन सरकार का पाप, जिसका ब्याज हमारी सरकार भर रही है। और 55,000 करोड़ रुपए रोकने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है ना, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में डाका डालने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के हिस्से को जो रोकने का काम किया ये है। हमें आज 55,000 करोड़ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक मुश्त दे दे और हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का अधिकार है। छत्तीसगढ़ का अधिकार को दे दे, ये 84,000 करोड़ कर्ज हो जाएगा। और रमन सिंह का तो पाप है, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का। चलिए गोरमुले साहब का जवाब ले लेते हैं, वक्त कम बचा, आपसे मेरी लंबी चर्चा हुई। गोरमुले साहब प्लीज शॉर्ट में जवाब। ठाकुर साहब, ये देखिए, जिस बेबाकी से, बेशर्मी से हम झूठ बोल रहे हैं, मुझको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस कांग्रेस की सरकार का यह आखिरी बजट है और इसके बाद कांग्रेस को आना नहीं है। जिस प्रकार से 87% कर्ज और जिस प्रकार से यहाँ पर ये लगातार अनियमित कर्मचारियों की ये बात कर रहे थे, कहते हैं कि ये सूची मंगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वित्त विभाग से कितनी जानकारी इन्होंने एकत्रित की है। ये कुल मिला करके उन कर्मचारियों को 40,000 करोड़ रुपए का अय्याशी करवाया था आरएसएस भाजपा के साथ रमन सिंह ने, उसमें तो 34,000 करोड़ का गरीबों का चावल चोरी। चलिए ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। गोरमुले साहब, जी जी, अरे बड़ा अच्छा गाना है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बड़ा अच्छा गाना है, आप लोग सुनिएगा, इससे ताकत मिलेगी। अभी और मिलना है, अपन लोगों को जुड़ना है। ठाकुर साहब प्लीज ठाकुर साहब तर्क रखते रखते एकदम मतलब रोड रोलर हो जाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। गोरमुले साहब आपका भी धन्यवाद। तकनीकी दिक्कतों की वजह से आप थोड़ा देरी से जुड़े, पर आपने तमाम बातें रखी। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि इस तरह से बातें रखी जाती हैं, कम से कम इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी।